अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड क्रिकेट। हम बड़े लंबे अरसे से ये डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं इसका हाल आप हॉकी जैसा ना कर दें। इसका हाल अब हॉकी से भी बदतर होता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? बांग्लादेश से लाइफ में पहली बार आप सीरीज हार गए। बांग्लादेश यहां आकर आपको हरा गई। वेस्ट इंडीज में आप गए, 34 साल बाद उनसे वनडे सीरीज हार गए। 6 साल बाद कोई वनडे हारे आप उनसे। ये उमूमी सी बातें हो गई। बाबर आजम को 701 दिन हो गए सेंचुरी किए हुए, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आ रही। 72 इनिंग्स हो गई हैं उनकी सेंचुरी को आए हुए। 2023 अगस्त में लास्ट सेंचुरी थी उनकी, वो भी नेपाल के खिलाफ। इस टीम पर बहुत बात हो रही है। हो क्या गया पाकिस्तान क्रिकेट को? इतनी गहराइयों में, इतनी पस्ती में क्यों उतर गई है पाकिस्तान क्रिकेट कि आज हम ये सोचने पर को परेशान भी नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बी टीयर टीम से हार गई। ये तो डी टीयर टीम है। बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर मैं बात करूंगा। आज का पहला हिस्सा प्रोग्राम का क्रिकेट पर होगा और अगला हिस्सा हम ई स्पोर्ट्स पर करेंगे। तो बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बदी भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी, सिलेक्शन की अकरबा परवरी, डोमेस्टिक के थर्ड क्लास स्टैंडर्ड्स और पिचेस, और क्या रीज़न है ऐसी हमारी? और क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर पैसा इन्वॉल्व होना, सोशल मीडिया पर जहन साजी करवाना, अपनी टोटल परफॉर्मेंसेस को इग्नोर करना, क्या असल वजह है हमारी क्रिकेट की तबाही की? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हम जो है वो एक प्लेयर जो है अगर 2-3 मैचों में रन कर देता है तो हम उसे आसमान पर जो है वो चढ़ा देते हैं। इसी वजह से जो हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं होती है। अब देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ आप T20 सीरीज हारते हैं, फिर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुश्किल से जो है वो T20 सीरीज जीतते हैं, फिर आप वनडे सीरीज में आप देखें कि जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस है, क्या इस तरीके से जो है वो क्रिकेट खेली जाती है? आपको जब हर चीज का पता है, कप्तानी नाकिस हो रही है, फील्डिंग नाकिस हो रही है, बॉलिंग आपसे नहीं हो रही, बैटिंग और टॉप ऑर्डर आपका नहीं चल रहा, तो इस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे तो फिर हम आगे जो एशिया कप है या उसके बाद वर्ल्ड कप है, फिर आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, बड़ी सीरीज आपने खेलनी है, आपने भी टेस्ट सीरीज से खेलनी है। इस तरह की परफॉर्मेंस से क्या कोई जीत सकता है? मुझे ये बताएं कि ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिसको 5 सिफर से जो है ऑस्ट्रेलिया मार के जाती है, टेस्ट सीरीज में वो वाइट वॉश करके जाती है। तो हम उनके खिलाफ क्यों इस तरह के हो जाते हैं कि ना हमसे बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है और ना ही फील्डिंग हो रही है। कप्तान की कप्तानी पर जो है सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा जो टॉप ऑर्डर है, खासतौर पर साइम अयूब, मुझे समझ नहीं आता, एक दो मैचेस तो बंदा रन कर देता है तो लोग उसकी तारीफ पे तारीफ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। आप जब तक तसलसल आपकी परफॉर्मेंस में नहीं होगा, आप कभी भी जो है अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक को देखें, एक आध मैच में रन किया, फिर वो जो है लाइन से वो नाकाम हो जाता है, फिर भी वो टीम का हिस्सा है। तो बाबर आजम की मिसाल 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे। फिर मोहम्मद रिजवान को जब से आपने कप्तान बनाया, वो अपनी कारकर्दगी बैटिंग की और विकेट कीपिंग की भूल चुका है। उससे कप्तानी भी उस तरह की नहीं हो रही जिस तरीके से उसके ऊपर दबाव है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से अगर आप खेलेंगे, इस तरह की बोर्ड के लोग जो हैं वो दूसरे कामों में लगे होंगे और टीम को कारकर्दगी को नहीं देखेंगे, तो ये आपको वक्त देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अभी आपने गुजरात और जनूबी अफ्रीका का मैच देखा होगा T20 में, 22 साल का एक लड़का है, उसको नहीं परवाह थी कि मुझे अगला मैच खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, उसको नहीं परवाह थी कि मैं आगे टीम में रहूंगा नहीं हुआ। क्या उसने आगे बैटिंग किया? सलाम भाई, आपने देखा होगा, कमाल कर दिया। चीजें टैलेंट सामने नजर आता है। हमारे यहाँ टैलेंट कोई नहीं है भाई। यहाँ यही है 40-50 रन करो, अगले मैच जगह बनाओ और खत्म। पाकिस्तान टीम जीते हारे उनको किसी की परवाह नहीं है। अब हेड कोच माइक हैसन को देखें, किसी भी बयान दे आ रहे हैं कि हम 35 ओवर तक अच्छा खेले, उसके बाद हमारे पास ये नहीं हुआ, टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। भाई, टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो जिम्मेदार कौन है? टीम मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है ना। आप उनसे पूछें भाई कि हर चीज आपको मिल रही है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? फिर मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि पिच ऐसी थी। अबे भाई, पिच ऐसी थी तो उन लोगों ने क्या क्यों रन में बनाए? आखिरी के 10 ओवर में 119 रन इस्लाम भाई बन रहे हैं, तो क्या आपकी बॉलिंग जो टॉप ऑर्डर जिस पर आप इंतजार करते हैं, शुरू के 5 ओवर में 10 रन देता है हसन अली, आखिरी के 5 ओवर में 50 रन खाए जाते हैं। पहले 5 ओवर में 24 रन देते हैं नसीम शाह, आखिरी के 5 ओवर में बहुत 40 रन खाया जाता है।
तो मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देंगे तो कभी भी आप अच्छा किसी बदी भी भाई, टीम ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं जरा थोड़ी सी बोर्ड पर भी बात करते हैं। मैं फिर आता हूं इस पर, टीम पर। आपने बिल्कुल ठीक अहाता किया है पूरी सिचुएशन का कि पहले 5 ओवर ये और आखिरी 5 ओवर ऐसे। सर ये जो सिलेक्शन वाला मामला शुरू हुआ बदी भाई, जब तक टीम सरफराज के हाथ थी हम देख रहे थे सरफराज एक पावरफुल कप्तान था, बड़ा बुरा लग रहा था लोगों को कि सरफराज पावरफुल क्यों है। हालांकि शर्म आनी चाहिए थी कि भाई बाबर आजम से लेके शादाब, ये सारे फखर जमान इंक्लूडिंग, सब ने इसी के टाइम पे अपनी क्रिकेट में निखार पाया और सरफराज ने ही इनको हौसला दिया। एक अच्छी टीम थी, आपको कोई कैप्टन लाना था, सरफराज को हटाना था, चले टाइम हो रहा था तो किसी तरीके से ढंग से लाते, उसका कोई एक फॉर्मेट कम कर देते, किसी और को उसके साथ लगा देते। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब सिलेक्शन की अकरबा परवरी पर आते हैं सर। लड़के सिलेक्ट होते हैं, बदी भाई साहबजादा फरहान भी सिलेक्ट होता है, कभी हम उसको T20 में खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते, उसको डायरेक्ट टेस्ट में डाल देते हैं, वनडे में डालते हैं तो नहीं खिलाते। हम कर क्या रहे हैं? कामरान गुलाम एक सीरीज जाता है नहीं खेलता, सुफियान मुकीम एक मैच खेलता है तो बाहर बैठ जाता है, नवाज पर नवाजिशात हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारे जो इस वक्त सिलेक्टर्स हैं और इससे पहले के जो सिलेक्टर्स हैं, ये क्या सिलेक्ट करते रहे टीम 2021 के बाद से। आप ये देखिए ना कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो टीम में नहीं है। अभी आप देखें सलमान मिर्जा जिसने बांग्लादेश में कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, आपने उसको निकाल दिया। हमारे तो उल्टा ही गंगा बह रही है ना कि जो परफॉर्म कर रहा है वो टीम से बाहर है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो टीम के जो अंदर है। शाहजादा फरहान जो देखिए इसने परफॉर्म किया वो टीम के अंदर नहीं है। तो ये किस तरह की सिलेक्शन हो रही है, कौन ये सिलेक्शन करता है, किसे किसे टीम बनाता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आए मुझे जरूर बताइएगा। असल में देखें, हसन नवाज हो गया, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो T20 में भी रन कर रहे हैं, वनडे में भी उसने रन किए, अच्छा है। लेकिन आप मोहम्मद नवाज हो, हुसैन सल्लत हो गए, या फहीम अशरफ हो गए, या उजदर शाह हो गए, इनमें से क्या आप मुझे बताएं कि ये अब दो चीजें, एक तरफ आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि 92 रन पूरी टीम आउट आती है। 34 साल का आपने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया, 202 रन से शिकस्त आज दिन तक वेस्ट इंडीज ने किसी को नहीं दी, आपको दे दी। आज रिकॉर्ड अगर मन भी देखे तो पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ नजर आता है आपको। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको अगर करनी है तो फिर किसी और बच्चे की जो नए नए लड़के आते हैं उनको खिला के, भाई हार नहीं है उन्हीं को डाल दें और जो है वो हार जाए। कितने बड़े नाम आप टीम में शामिल करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। शाहिनशाह दीदी को क्यों नहीं खिलाया गया, ये सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट बता सकती है। फिर इब्रार अहमद को आपने खिलाया, उससे सबर पूरे क्यों नहीं कराए। फिर असल में मसला सारा यही है कि वहां कप्तान की कप्तानी जो है ग्राउंड में कप्तान ने करनी होती है, वहां से कोई कप्तान तो आपको आ नहीं सकता। फिर आपने जो है हेड कोच रखे हैं, हेड कोच देखें, जब तक आपकी जो कभी पाकिस्तानी कोच आ जाता है, कभी गैर मुल्की कोच आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, तो अपनी मर्जी से जो है टीम में चेंजिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से टीम का ये हाल हुआ है। आप सर्दियों के साथ जो परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर कर देते हैं और जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो टीम के अंदर रहता है। साइम अयूब को आप देना, जरा उसको बाहर कर देते। अच्छा बदी भाई, एक चीज अगर मैं आपसे हैं पूछूं, बदी भाई, साइम अयूब को इतने चांसेस मिल रहे हैं, वाई नॉट इमामुल हक? इमामुल हक ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? आप देखें वो 4 डे भी खेलता है, अभी काउंटी भी खेल रहा है, वहां पर 150 रन भी कर दिए हैं उसने। इमामुल हक का ऐसा क्या कसूर है कि इमामुल हक को हम नहीं, सिर्फ ये वजह है कि वो इंजमामुल हक से उसका कोई रिलेशन है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी इमामुल हक जो है वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, आप उसको खिलाएं, क्यों आप मौके नहीं देते? आपने अपने प्लेयर को खुद ही जाया कर देते। जब वो रन कर रहा होता है, जो परफॉर्म कर रहा होता है, 50 रन से अभी ज्यादा की एवरेज है उसकी वनडे क्रिकेट में, आपने उसको जो है एक लेवल लगा दिया पर्ची पर्ची का और उसके बाद उसको आपने बाहर कर दिया। जिसको T20 खिला रहे हैं उसको वनडे खिला रहे हैं, जिसको वनडे खिला रहे हैं उसी को टेस्ट खिला रहे हैं। भाई कम से कम कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये हमारा टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे का, ये T20 का है। तीनों फॉर्मेट में जब आप T20 प्लेयर को खिलाएंगे तो कभी भी आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की दूसरी टीमों की होती है। आप दूसरी टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया आपके सामने, इंग्लैंड आपके सामने, जूबी अफ्रीका आपके सामने, अभी उनकी T20 की टीम आपने देखी कि कितने यंग खिलाड़ी वो लेकर आए हैं और किस तरीके से वो जीत रहे हैं, किस तरीके से वो टीम के लिए खेल रहे हैं। आपका तो टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। T20 का कप्तान आपने बनाया सलमान अली यागा को, वो अपनी परफॉर्मेंस से ही गया, जो परफॉर्मेंस वो कर रहा था वो गया। वनडे क्रिकेट में जो मोहम्मद रिजवान को आपने कप्तान बनाया, सलमान
अली आगा की वनडे में भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं और कप्तान की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं। बाबर आजम है वो मुसलसल नाकाम है। अगर आपको लगता है कि बाबर आजम मुसलसल नाकाम है, उसको बोले भाई आप जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जिसकी से विराट कोहली खेला था, रोहित शर्मा खेला था, आप वहां जाके परफॉर्म करें। जब आपकी परफॉर्मेंस होगी आप उसको टीम में ले लें। ये क्या चक्कर है कि आपके पास गिने चुने जो है 8-10 प्लेयर है, उन्हीं को आप टीम में खिलाते रहते हैं। और अच्छा बदी कहते भाई, हैं कि अब हमारे जरा पास बॉलिंग पर बात करें। बदी भाई, हमारी बॉलिंग वो खासा थी जो फंसा हुआ मैच निकाल देती थी। ये क्या कर दिया है हमने कि जीता हुआ मैच फंसा देते हैं। मैं हैरान हूं, आप वेस्ट इंडीज की बी टीयर टीम के खिलाफ डी टीयर टीम खिला रहे हैं पाकिस्तान की। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉप प्लेयर है। रिजवान ने ऐसे विकेट छोड़ी और बाहर से अंदर आती गेंद को ऐसे आराम से छोड़ दिया। यही हमारे बॉलर्स, आप हसन का जिक्र कर रहे हैं, शाहीन भी विकेट लेस रह रहा है या विकेट ले भी रहा है तो जीत में किरदार अदा नहीं कर रहा। इनको हुआ क्या है सबको? जहां तक आपने सामने बॉलिंग की बात की ना, हमारी जो बॉलिंग है खासतौर पर फास्ट बॉलिंग, नसीम शाह मैं आपको लिख के देता हूँ कि मुकम्मल फिट नहीं है, आप उसको खिलाई जा रहे हैं। हसन अली जो है वो लीग में परफॉर्म करता है और उसको आप जो है वो टीम में लेके आ जाते हैं। आपके पास फास्ट बॉलर जो परफॉर्म कर रहा है, जो आउट कर रहा है, उसको क्यों बाहर किया आपने? सलमान मिर्जा को क्यों बाहर किया? क्या वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सकता था? वहां पर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता था? आपने वो नहीं किया। फिर आपने शाहिनशाह अफरीदी को बाहर कर दिया। अगर आप 3 से 4 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाएंगे या एक दोस्त प्लेयर के साथ नहीं जाएंगे, कभी भी आप नहीं जीत सकते। कप्तान साहब को उस वक्त याद आया जब सीरीज हम हार गए, उसके बाद कह रही थी कि हमारा एक बॉलर शॉर्ट था। तो बॉलर शॉर्ट किसने किया भाई? आपने किया ना। आप हुसैन तलत को भी ऑलराउंडर डाल रहे हैं, आप मोहम्मद नवाज को भी ऑलराउंडर डाल रहे हैं, फिर आप 7 नंबर तक जो है वो 8 नंबर तक आप बैटिंग खिला रहे हैं, तो फिर आपके पास बॉलर कहां से आप इसको इन करेंगे? यहाँ तो शाहिनशाह अफरीदी को होना चाहिए था। मेरे ख्याल में शाहिनशाह अफरीदी होता तो थोड़ा सा रिजल्ट मुख्तलिफ होता। आप देखिए कि हमेशा से हमारे फास्ट बॉलर आखिरी के ओवरों में बहुत ज्यादा रन स्कोर है। 10 ओवर में 119 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए, 119 रन। उसमें से नसीम शाह को कितनी मार पड़ी, उसके अलावा हसन अली को कितनी मार पड़ी, ये आपके सामने है। हमारे में जो है ना वो चीज नहीं है, और ना ही कप्तान की भी हाथ पांव भूल जाते हैं जब बॉलर पिट रहे होते हैं। और फिर जो है ना पूरे खिलाड़ी जो है वो इस तरह के अपना जो एक टीम कम्बिनेशन होता है उसको तोड़ देते हैं। फिर आपकी बारी आती है बैटिंग में, चले ठीक है जी आपने 294 रन बना दिए, लेकिन 294 रन इस विकेट पर मुश्किल नहीं था। आप पिच को नहीं कह सकते बुरा, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको हर किस्म की कंडीशन में हर जगह जाकर आपने वैसी ही बैटिंग करनी है। भाई जो बॉलर टीमें हमारे पास आती है वो क्यों नहीं कंडीशन का रोलर होती, वो क्यों आपको यहाँ हरा के चली जाती है? हम जहां भी जाते हैं, हम वेस्ट इंडीज की कंडीशन हमारे लिए मुश्किल है, बांग्लादेश की हमारे लिए मुश्किल है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल है, तो भाई फिर कौन सी कंडीशन ऐसी बनाए जिसमें हमारे प्लेयर परफॉर्म कर सके? अपनी मर्जी की विकेट बना के दे देते हैं, अपनी मर्जी की बदी भाई टीम क्या ला के होगा देते हैं। मुझे बताएं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसी तरह खेलेंगे ना तो बाबर का कोई फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है मजीद, ना रिजवान का नजर आ रहा है, ना ही माजरत के साथ शाहीन नसीम का नजर आ रहा है। क्या होने जा रहा है? हम एशिया कप में क्या करेंगे? मान का, बाबर का, साइम का, अब्दुल्ला शबीर का, इस ये जो प्लेयर है आपको मुसलसल नाकाम हो रहे, मुसलसल नाकाम, फिर भी आप इनको मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। जिस फॉर्मेट में बाबर आजम परफॉर्म कर रहा था उस फॉर्मेट से आपने उसको निकाल दिया। रिजवान जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था उस फॉर्मेट से निकाल दिया। आपने वनडे में उसको कप्तान बना दिया कि वो भी खुश रहे। आपने T20 में सलमान अली यादव को कप्तान बना दिया, वो खुश रहे। अब सलमान अली यादव की परफॉर्मेंस T20 से भी गई, वनडे से भी गई, और आगे टेस्ट सीरीज आनी है, वहां भी उसका हाल देख लीजिएगा। आप एक कप्तान बनाए यार, उसको बोले भाई 2 साल तक कप्तानी तेरे हाथ में है, और तुमने जो है सीरीज के लिए वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, आपने हमें जो है ये रिजल्ट हमें चाहिए। अगर 2 साल में आपने रिजल्ट नहीं दिए तो फिर आप अपना रास्ता देखें ना, हम दूसरा को कप्तान बना देंगे। ऐसा ही हेड कोच के साथ होना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये परिस्थितियां कहां से आ जाती हैं। मोहम्मद हारिस को मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं, साहबजादा फरहान रन कर रहा है उसको बाहर बिठा देते हैं, कभी जब दबाव पड़ता है तो उसको खिला देते हैं। आपको वनडे और T20 में फर्क ही नजर नहीं आता, आपको टेस्ट में फर्क ही नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इस तरह आगे करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे चलकर पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना खेलना पड़ जाए, T20 बस के लिए बदी भाई, क्वालिफाई। मैं और आप ना इसी तरह जलते कुड़ते रहेंगे और इन लोगों ने अपनी अब परफॉर्मेंस पर नजर नहीं रखनी। सोशल मीडिया पर सारे हीरो हैं, बोर्ड के अपने मामलात हैं, बोर्ड अपने मामलात नहीं देख रहा। बदियुस समाद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बदी भाई बहुत शुक्रिया आपका, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे,
बात करेंगे ई गेमिंग पर। हमारे साथ ई गेमिंग की टॉप टीम भी मौजूद होगी, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा बात करेंगे ई गेमिंग को लेकर। ई गेमिंग पाकिस्तान में इसका बढ़ता हुआ रुझान है। पबजी का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की टीम ने भी वहां शिरकत की। सबसे अच्छी बात कि पाकिस्तान की जानिब से उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी ने कमेंट्री के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। ये कमेंट्री कैसे की जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस गेम में, इस पर भी बात करेंगे। ई गेमिंग का बढ़ता हुआ रुझान है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ई गेमिंग कितनी ज़बरदस्त और सेफ चीज़ है। लोग समझते हैं कि मोबाइल पे जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो बिगड़ रहे होते हैं, हालांकि अगर आप उनको मुस्बत तरीके से पढ़ाई के साथ साथ ये ट्रेन होने दें कि इसके लिए एक प्रोफेशनल फील्ड मौजूद है, तो वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पाकिस्तान में अरसलान ऐश ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और मैं उनको इसका क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि उनके बाद आने वाले बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, लेकिन अरसलान ने इसको फील्ड को अगर मैं कहूँ प्रॉपरली प्रोफेशनल तौर पे पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। तो क्रेडिट अरसलान को जाता है और हमेशा हम इस पर बात भी करते हैं कि वो बड़ा मेहनत करके खुद भी आगे बढ़े और उन्होंने एक रास्ता खोला ई गेमिंग के लिए। मोहम्मद अबू बकर ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। मोहम्मद अबू बकर खुद ई गेमिंग के शानदार प्लेयर भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली इन्होंने कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल अरीना में कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ई गेमिंग में हमारे लड़के या हमारे नौजवान बहुत आगे तक पहुंचे हैं और माशाल्लाह से अचीवमेंट्स कर रहे हैं। अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अबू बकर, बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की बात है कि कमेंट्री, ज़रा मैं चाहूँगा इससे पहले हम ई गेमिंग पे बात करें, आपके हिस्से की बात ज़रा जल्दी करते हैं। अबू बकर, कमेंट्री कैसे करते हैं इसकी और क्या ख़ास चीज़ें हैं जो कमेंट्री में आप अपनाते हैं? और ये तो बड़ी लंबी खेली जाती है, तो कितनी देर कमेंट्री करनी पड़ती है? इसको थोड़ा सा आप कह लें, अगर जो हमारी बिल्कुल आम ऑडियंस है तो उनके लिए आप जैसे क्रिकेट का एक मैच देखते हैं या फुटबॉल का आप मैच देखते हैं तो उसमें जिस तरह से रमीज़ आज़म हैं क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो वैसे ही आपको इसमें भी कमेंट्री जो है करते हुए हम सुनाई देते हैं। लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि एक ऐसा यहाँ पे खेल है जिसके लिए आपको पैनल जो है चेंज होता हुआ दिखाई देता है थ्रू आउट द मैच, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। लेकिन पबजी की अगर आप बात करते हैं तो हमारे मैचेस बेसिकली एक जो मैच है वो नॉर्मली 30 मिनट्स तक मैक्स जाता है, एंड देन 30 मिनट्स का जो एक मैच है हमारा कंप्लीट जब होना होता है उसमें 2 बंदे कास्ट कर रहे होते हैं एक टाइम पे। सो आप बात करते हैं, थोड़ी सी मैंने बात करनी है, दूसरे शख्स ने भी थोड़ी सी बात करनी है, देन करते कराते 30 मिनट्स के लिए आपने नॉन स्टॉप जो है उस मैच के ऊपर कास्ट करना है। एंड उसमें 1 से 2 हमारे तरीक़ेकार होते हैं जब हम लोग कास्ट कर रहे होते हैं। सो स्टार्ट जब होता है मैच, ऑब्वियसली उसमें पेस थोड़ी कम होती है, जैसे जैसे वो मैच की पेस बिल्ड होती है, मैच में एंड पे प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं तो वैसे वैसे हमारी भी हाई पाँ में बनना स्टार्ट हो जाती है, हमें चीखें ज़रा ज़्यादा मारना पड़ती हैं। तो इस तरह से तरीकाकार होता है। बड़ी जोशीली किस्म की कमेंट्री जो हम सुन भी रहे हैं और हम देखते भी हैं। अच्छा, ई गेमिंग उमूमी तौर पर एक गलतफहमी पाई जाती है अबू बकर पाकिस्तान में कि हम ई गेमिंग के हवाले से लड़के लड़कियों को खेलता देखते हैं, हम कहते हैं बिगड़ रहे हैं यार, देखिए सारा ख़राब कर रहे हैं ये काम। एक ज़माने में टोकन डाल के गेम्स खेली जाती थी, अब इसको एक प्रोफेशनल फील्ड लिया जा रहा है। ठीक है, जो लोग शौक के तौर पे टाइम पास पे थोड़ी बहुत खेलें, लेकिन अगर कोई इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहे तो क्या इतना मार्जिन है पाकिस्तान में इसके हवाले से? आई थिंक यस, क्योंकि अभी जो है इसमें डिफरेंट गेम्स हैं ई स्पोर्ट्स के लिए हवाले से। जिस तरह से आपने स्टार्ट में भी बात की कि अरसलान ऐश ऑब्वियसली नो डाउट ही इज़ दैट बिग फेस फॉर पाकिस्तान इन ई स्पोर्ट्स, तो उनका तो बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो इंट्रोड्यूस करवाया टू द इंटरनेशनल लेवल। लेकिन टेकन में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत टैलेंट है इस टाइम पर। टेकन 8 में अरसलान ऐश के बाद अगर आप लाइन देखें तो बहुत लोग हैं अभी जो और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जो है वो नेक्स्ट टाइटल जीतने का कब मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप बाकी गेम्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्री फायर की पाकिस्तान टीम है जो कि गई थी पबजी के साथ साथ वर्ल्ड कप के अंदर। फिर पाकिस्तान की पबजी मोबाइल की अगर आप बात करते हैं, पबजी मोबाइल की आई थिंक क्रेज़ बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू कि अगर आप किसी दूसरी गेम की बात करते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप इन गेमों से भी हट जाते हैं, बैटल रॉयल गेम से आप चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में एक टाइम पे डोटा 2 गेम हुआ करती थी, उसका क्रेज़ था। सो उसके बाद अभी अगर आप बात करते हैं, बड़ी पॉपुलर हाँ जी, अभी टेकन तो आई थिंक इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर गेम हुई है तो ऑब्वियसली वो अरसलान ऐश की वजह से अगेन टेकन का जो है एक ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया। लेकिन स्टिल कुछ 1 से 2 और गेमें भी हैं। ऑनर ऑफ किंग्स है जो कि अगेन हमने भी खुद भी ट्राई की है, खेली भी है। अरीना ऑफ वैलर है जिसका ये एक कहने के सेकंड वर्जन था। और इसके अलावा फिर अभी MLB भी है, मोबाइल लेजेंड्स, बैंग बैंग, सो बहुत सारी गेम्स आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी हैं। अच्छा, आपने कमेंट्री में बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें एलाबोरेट भी किया कि क्या क्या उसके रमूज होते हैं, किस किस तरह से कमेंट्री की जाती है। एक खिलाड़ी के लिए कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट होगी? जाहिर है हम देखते हैं क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, जोश बढ़ रहा होता है जब कमेंट्री सुन रहे हो, आप परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो,
आपको अंदाज़ा हो रहा होता है यार मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी टेक्निक्स पे बात हो रही है, या मैं अपने हवाले से अगर दूसरी टीम को जेर कर रहा हूँ तो उस पर बात हो रही है। देखते हैं जब कमेंट्री कर रहे होते हैं टीमों की परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो रही होती है। यस, अब प्लेयर्स के साथ हमारा अक्सर जो है वो होता रहता है इस पे, आप कह लें कि मैसेजेस वगैरह पे, या बाज़ औक़ात जब वो फ्री होते हैं मैच से तो इन बिटवीन उनको मौका मिलता है तो वो जाते हैं, देखते हैं कि जब वो अच्छा खेल रहे थे तो एट दैट टाइम उनके ऊपर आपने किस तरह से जो है वो बात की, या समहाउ आपने उस फाइट को कैसे कवर किया है। तो यस, उस चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा हमें उस टाइम पे जोश आया उतना ही ज़्यादा प्लेयर्स भी चाहते हैं कि उस फाइट को बेस्ट से बेस्ट जब आप कास्ट करें, और कुछ गलती अगर होती है तो कुछ प्लेयर्स होते हैं इस चीज़ को लेकर ओपन के आप हमारी गलती को भी पॉइंट आउट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट से उस मौके पर जो है प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला या हमारी साइड थोड़ी लेजीनेस आ जाती है तो आपको एट टाइम्स जो है थोड़ा उनकी साइड से रेज भी जो है वो सुनने को मिलता है, जो कि अच्छा बड़ी डिफरेंट चीज़ है ना वो बकर, लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा शौक है कि पता करें कैसे थोड़ा सा, अगर मैं आपसे चाहूँ कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो कमेंट्री के हवाले से हमें कुछ सुना सकें, को बता सकें कि हाँ ये ऐसे होती है इसकी कमेंट्री, वो टेक्निकलिटीज़ आप जानते हैं हमसे, हमें इतनी नहीं इसके बारे में अंदाज़ा, लेकिन हाँ सुनते हैं बड़ा मज़ा आता है। पर जैसे क्रिकेट की टेक्निकल टर्म्स होती हैं कि शॉट मारा, चौका लगा, डाइव मारी, बॉल पकड़ी, कैच हुआ, कैच ड्रॉप, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं? इसमें आप कह लें कि मैच के अगर आप स्टार्ट से चले जाते हैं तो हमारा एक जो कॉमन चीज़ होती है वही होता है, हम प्लेन पाथ से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग बात करते हैं कि हमारा मैप आ चुका है, मैप के ऊपर प्लेन पाथ ये है, देन जिसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेयर्स ग्लाइड कर रहे हैं लेट से लैंड करने के लिए अपने अपने ड्रॉप स्पॉट्स पे, फिर उसके बाद आ जाती है कि यहाँ पे प्लेयर्स उतर रहे हैं। सो उसके बाद अगर आप मैच में आ जाते हैं तो इसने नॉक कर दिया है, नॉक के बाद उसको कंफर्म किया जा चुका है, इतने एलिमिनेशंस हो चुके हैं, देन उसके बाद इस प्ले की सोलो, अगर एक खिलाड़ी रह जाता है और सामने एक पूरी टीम है तो उसको कहते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड हो चुका है, अगर 2 हैं तो डुओ वर्सेस स्क्वाड हो चुका है, देन करते कराते वहाँ पे 3 है तो 3 को आप उस तरह से कह सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारी ऑब्वियसली जो बाकी के मुकाबले में आप कह रहे हैं यूज़ हो रही थी। ज़्यादातर आई थिंक जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स वो यही हैं, एलिमिनेशन, नॉकआउट, उसके बाद वेपन्स के नाम आ जाते हैं लाइक AKM, उसमें M416, और हमारे पास बहुत सारी और वेपन्स हैं, UMP45 है, एंड उसके अलावा ऐसा आई थिंक खास नहीं, बस इसी चीज़ के गिर्द जो है हमारी गेम घूम रही होती है। आपको कब ख्याल है कि कमेंट्री की जाए, और ये कैसे आपको पता चला, इसका अदराक कैसे हुआ कि मैं एक अच्छा कमेंटेटर हो सकता हूँ? ये आप कह लें कि 2019 में, खैर मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया था एक यूट्यूब चैनल से कि नॉर्मल एक पैशन था लोगों को देख देख के कि हमारे खास तौर पर जो नेबर्स हैं उनसे हम लोग देखा करते थे कि वहाँ पे बहुत लोग जो खेलते थे। सो मैंने भी बेसिकली खेलना ही स्टार्ट किया था, लेकिन देन उसके बाद फिर ऐसे ही दरमियान में रूम्स कराना स्टार्ट कर दिए PUBG मोबाइल के। तो जो ऑडियंस थी, ऑडियंस जब वो रूम में आते थे, खेलते थे लोग, तो वो कहते थे कि आप इसको थोड़ा जो है ना इस पर कमेंट्री भी करें, आप ट्राई करें। सो मैंने बेसिकली ट्राई करना स्टार्ट किया था, वो जैसे थोड़ा करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि आप कर सकते हैं, आप थोड़ा इसको और इम्प्रूव करें, इस पर एफर्ट करें। मैंने वक्त के साथ साथ थोड़ा एफर्ट किया, 2019 से वो करते कराते आप समझे 2020 में जाके फिर एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी लोकल, वो स्क्रिम्स करवाते थे जो टीम्स का काइंड ऑफ, जैसे आप कह लें कि मिनी टूर्नामेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, तो वो स्क्रिम्स करवाते थे। स्क्रिम्स में कास्टिंग करना स्टार्ट की, फिर उनके टूर्नामेंट्स हुए, सो करते कराते आप कह लें वहाँ से ये जर्नी जो है वो स्टार्ट होके फिर 2021 में एक ऑफिशियल टूर्नामेंट, 22 में इनफैक्ट जो है ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के अंदर आ जाती है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ तक है। कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कमेंट्री कर चुके हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बड़े टूर्नामेंट्स का बता सकता हूँ। जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हमारे पास होते हैं अभी तक, एक PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ, सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट PUBG का। उसके बाद वर्ल्ड कप है जो कि अभी आपने देखा ही होगा, जाहिर है वो तो सबसे बड़ा सबसे टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा अभी तकरीबन वो आ चुका है। सो उसमें अभी 2 एडिशन हुए और दोनों ही मैंने कमेंट्री की थी, इस साल भी और पिछले साल के अंदर भी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अगर आप हटकर रीजनल हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, सो सेंट्रल साउथ एशियन इवेंट्स हैं जो कि मैं कास्ट कर चुका हूँ। साउथ एशियन लेवल पे जो पहले टूर्नामेंट्स थे वो मैंने कास्ट किए हैं। उसके अलावा हमारे कुछ रीजनल क्लैशेस भी होते हैं जिसमें आपको चाइना से भी टीम्स दिखाई देती हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम्स भी हैं, बाज़ का दूसरी कंट्रीज़ की टीम है, तो उनको भी कास्ट किया है। देन अगर आप पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में थिंक इतनी लंबी लिस्ट है और लोकल लेवल पे तो इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं जो कि शायद किसी ने भी इतने ज़्यादा नहीं किए होंगे। बेहतरीन। अच्छा वो बकर, अगर पूछूं और कितने लोग हैं पाकिस्तान से जो कमेंट्री में अच्छे स्टैंडर्ड्स पर खड़े हैं, अंदाज़न बता सकते हैं आप? आई थिंक अच्छे जो इस टाइम पे सर्कल में लोग चल रहे हैं वो आप कह लें कि टॉप संभव 3 से 4 लोग हैं। और उसके अलावा अगर आप इन टोटल भी बात करते हैं तो हमारी PUBG साइड बहुत लिमिटेड है, इतने ज़्यादा ऐसा कमेंटेटर्स अभी एक्टिव नहीं है, पहले हुआ करते थे।
बट आई थिंक अभी कुल मिला के कोई ये 6-7 का नंबर होगा। ओके, और इसके अलावा कौन सी ऐसी गेम होगी जिसमें ज़्यादा कमेंटेटर्स हैं? टेकन में है? यस, आई थिंक टेकन में हैं। टेकन में काफ़ी लोग हैं बिकॉज वो प्लेयर्स भी रह चुके हैं और वो कमेंट्री भी वहाँ पे कर रहे होते हैं। और उसमें आई थिंक वो गेम भी ऐसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप चाहिए, आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें भी चाहिए लेकिन अगेन थोड़ा डिफरेंट है। सो यहाँ पे हाँ, इसमें देखिए मैप है और अपनी स्ट्रेटजीज हैं, सिचुएशन हैंडलिंग है, टीम है, ग्रुप्स है, कभी कोई टीम पूरी खत्म हो जाती है, सोलो रह जाती है, इसमें भी बड़ी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें भी ऑब्वियसली हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ है दोनों की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पर जरा मजीद बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, ई गेमर भी हैं, शानदार कॉमेंटेटर भी हैं, ई गेमिंग के पबजी से रिलेट अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आए बतौर कमेंटेटर। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और एक नया डायमेंशन है जो पाकिस्तान ओपन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अबू बकर, अंदाज़न हम अपने टूर्नामेंट्स की बात करें लोकली पाकिस्तान के अंदर, कितने इवेंट्स हो जाते हैं साल में और कितने अच्छे लेवल के इवेंट्स होते हैं? आई थिंक अगर आप नंबर के अतबार से देखें तो करंटली वैसे ये टाइम पे खैर बहुत ज़्यादा एक्टिव टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और आप कह सकते हैं कि आई थिंक इस टाइम पे 3 से 4 टूर्नामेंट्स चल रहे हैं लोकली। सो आपके पास एक टूर्नामेंट एंड होता है, उसके फ़ौरन ही बाद अगला टूर्नामेंट आ जाता है। रफली अगर आप बोलें तो अच्छे जो टूर्नामेंट्स आई थिंक हर महीने कोई एक टूर्नामेंट होता है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। और अच्छे से मुराद मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ उन टूर्नामेंट्स की जिनका प्राइस पूल जो है लाइक 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है, 5-5 लाख भी हैं, 10-10 लाख प्राइस पूल भी हैं जो अभी चल रहे हैं। और रिसेंटली हमने खुद जिसमें कमेंट्री भी की थी वहाँ पे 5-5, 10-10 लाख आई थिंक अब जो प्राइस पूल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ओवरऑल मिलाकर अगर आप देखें तो शायद इस साल में आपको रफली जब साल ये एंड होगा तो 15 आई थिंक अच्छे टूर्नामेंट्स दिखाई देंगे। ज़बरदस्त। अबू बकर, ये वैसे पूछना नहीं चाहिए, अजीब सी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी चले, हौसला अफजा पैसे मिलते हैं कमेंट्री के? हाँ, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल पे? हाँ जी, नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो ज़ाहिर है थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इतना है कि मैं अपना जो सारा खर्चा है स्टडीज़ और ETC हर चीज़ वो खुद ही अपना अफोर्ड कर रहा होता हूँ। अच्छा, चूंकि आप देखिए अबू बकर, मैं समझता हूँ कि आप लोगों पर ब्लेसिंग ये है कि मेंटोर कोई नहीं था, स्टार्टिंग थी, आप लोग पायनियर हैं इस काम के, आप अब लोगों को सिखा रहे होंगे कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है कमेंट्री का, और आपको देखकर भी लोग सीख रहे होंगे। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने खुद से सीखा, आपने यूट्यूब से सीखा, दूसरों को खेलता देखा, उससे सीखा, खुद गेम भी सीखी आपने, उसके रमूज भी सीखे, उतार चढ़ाव भी सीखे। कितने ऐसे लोग और होंगे जो आपकी तरह कमेंटेटर बनना चाहते होंगे? क्या सिखाते हैं? ओपन किया है ये कैनवस के हाँ लोग आए और मैं उन्हें भी सिखा दूँ? लाइक 1-on-1 कोचिंग या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन आते हैं लोग डेफिनेटली और कुछ पैशनेट लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें भी करनी है और फिर वो अपना DMs में आके वो अपना डिटेल्स दे रहे होते हैं कि हमने इस तरह से कुछ 1-2 इवेंट्स किए हैं, लेट से छोटे मोटे इवेंट्स हैं। सो आप यहाँ तो उसको रिव्यू कर दें या काइंडली आप हमें कुछ टिप्स दे दें कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि हम भी आपकी तरह जिस तरह से आप इस लेवल पे कर रहे हैं तो हम भी एक स्टार्ट ले पाएँ। सो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है ऑब्वियसली अगर कोई करना भी चाहता है। और मेरा ख्याल है आज के बाद बहुत हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को टेलीविजन से और पता चल जाएगा कि अबू बकर कमेंट्री कर रहे हैं, आपको ढूंढेंगे जाकर फेसबुक पे। अबू बकर, एक तो मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है, अब ज़रा इसका राइज हो रहा है, पाकिस्तान में बढ़ रही है ये गेम, नाम ऊपर आ रहा है कि यार ई गेमिंग भी कोई चीज़ है। आप समझते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी अब अच्छे मास्टर लोग जो हैं, जैसे आप हो गए, असलान ऐश हो गया, आतिफ और बहुत सारे लोग हैं, ज़रा अच्छे लेवल पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स शुरू कर दें आप अपने कमेंट्री के हवाले से, कुछ लोग गेम की टेक्निकलिटीज़ के हवाले से, ये बेहतर ऑप्शन नहीं होगा? बिल्कुल है और इस तरह से कुछ लोग कर भी रहे हैं। अगर आप गेम के ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं तो आई थिंक बहुत सारे हैं जो लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर आप हमारी साइड की बात करते हैं eSports PUBG मोबाइल कंपेटिटिव की, सो रिसेंट टाइम में भी हमारे एक काफ़ी सक्सेसफुल IGL रहे हैं, इन गेम लीडर थे वो, उन्होंने पाकिस्तान के जो पहले आप कह लें कि 2020 या 19 का जो टाइम था जब वो टूर्नामेंट्स हो रहे थे तो तब उन्होंने टूर्नामेंट्स विन किए थे। उनका नाम खान है, काफ़ी उनको लोग जानते हैं। सो अब जो है क्योंकि वो खुद ज़्यादा एक्टिव नहीं है एज अ प्लेयर, सो वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि अगर आपने एक टीम बनानी है तो कैसे आप अच्छी टीम बना सकते हैं, आपकी टीम में कौन सा प्लेयर टिक सकता है और रेड फ्लैग कहाँ पर है। सो बहुत सारे थिंग वो टेक्निकलिटीज़ है उनके ऊपर वो बात कर रहे थे और डेफिनेटली उस चीज़ को मैं देखता हूँ, खुद भी हम लोग सीखते हैं, हमें खुद मजीद सीखने का मौका मिलता है, लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। वर्ल्ड कप में आप गए और इससे पहले आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, एशियन इवेंट्स, इसमें आप हमारे लिए कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है। कितने और ममालिक हैं जिसमें आप समझते हैं आए और उनकी कमेंट्री भी आपने देखी, आपके साथ ऑब्वियसली और भी कर रहे होंगे, तो कितना डिफरेंस भी महसूस हुआ या क्या कुछ सीखने को मिला? आई थिंक इंडियन साइड ऑब्वियसली उनका हमारे से ज़्यादा, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की, सो वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो आपको कासेस भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, दैन एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि इंडियन ही ऑपरेट करती है, लेकिन वो कवर करते हैं साउथ एशियन रीजन को। सो उसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, उसमें नेपाल आपका आ जाता है, उसमें पाकिस्तान हम आ जाते हैं। सो अगर आप नंबर्स की बात करें तो इंडियन साइड के ज़्यादा कास्टर्स हमें हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अलावा ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मैंने आपको बताई, नेपाली, बांग्लादेशी, तमिल में भी इनफैक्ट हो जाती है जो कि इंडियन साइड पे ही आ जाती है, हिंदी के अलावा फिर उर्दू आ जाती है, फिर हमारे रीजन में भी बाज़ात इंग्लिश कास्टिंग आपको जो है वो सुनने को मिल रही होती है। तो जाहिर है कास्टर्स के साथ बैठते हैं बाज़ात और क्रॉसओवर होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में जो है कुछ इवेंट्स सब किए थे, सो उसमें एक इंडियन कास्टर थे और पाकिस्तान साइड से लाइक मैं कास्ट कर रहा था। सो अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको शायद ये चीज़ है वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ दिखाई दे कि एक इंडियन और पाकिस्तानी कैसे बैठ सकता है एक ही फ्रेम में का कमेंट्री करने के लिए। लेकिन जाहिर है गेम के लिए हम बैठते हैं और हम बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और कोई उसमें बाइसनेस नहीं होती। हम लोग अनबाइस होकर जो गेम चल रही है उस पर बात करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ गेम हमारा पहले से बेहतर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तानी नौजवान, और कितना रुझान बढ़ा है आपकी नज़र में? आ रहे हैं इस फील्ड में और प्रोफेशनली ज़्यादा लोग? बिल्कुल आ रहे हैं, और आई थिंक इस अभी जो परफॉर्मेंस जा रही है इस साल में, इस साल के बाद तो लग रहा है कि इंशाल्लाह अभी और भी लोग आएंगे। खास तौर पे पबजी मोबाइल की जो टीम अभी हमारी गई थी 4 थ्राइव्स, उन्होंने जितना शानदार खेला है। सो मैंने इवन वॉच पार्टी हमारी हुई थी जो अलहमरा हॉल में करवाई गई थी ऑडियंस के लिए ऑफलाइन, मैंने वहाँ पे भी जाके देखा था कि लोगों के अंदर जो क्रेज़ है वो है डेफिनेटली। हालांकि इससे पहले भी मैं गया था आज से 1 से 2 साल पहले होने वाली वॉच पार्टी में, लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फ़र्क है। जो वर्ल्ड कप में ये टीम गई है और उस टाइम पे जो साउथ एशियन चैंपियनशिप, तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि आप कह लें कि दोनों के स्टेजेस का बहुत फ़र्क है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा स्टेज था, सो ऑब्वियसली अवाम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। फिर उसके बाद जो लोग जिस तरह से चेयर कर रहे हैं उनको अपनी टीम के अलावा दूसरी टीमों का पता है, तो आई थिंक डेफिनेटली ये एक टाइम है जिसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह भी और भी राइज आएगा। कुछ कहना चाहें सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कोई ऐसे लोग जो इसमें इंटरेस्ट लेते हो, आ ना पाते हो, प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट ना कर पाते हो, लेकिन वो सोचते हो कि हम कर लें, तो कैसे करें? वेल आई थिंक आपको बस एक इसके लिए शौक चाहिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो जुनून होना चाहिए। और अगर आप एक स्ट्रीमर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर आप दूसरों को देखेंगे थोड़ा, तो फिर ही आप सीखेंगे। स्टार्ट आई थिंक हर बंदे का किसी ना किसी जगह से होना होता है। सो आपके पास जो आजकल एक मोबाइल आई थिंक एक बहुत बड़ी आपके हाथ में चीज़ है, सो उसको आप कभी भी जो है वैसा मत समझिए कि ये सिर्फ एक जो है वो मैंने मोबाइल रखा हुआ है सो मैंने लोगों की वीडियोज़ ही देखते रहना। हो सकता है कि आप ही वो क्रिएटर बने कल को कि जो वीडियो बनाए और लोग कल को आपकी वीडियोज़ है मोबाइल पे देख रहे हो। बिकॉज अगेन मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की थी पहले, और हमारे पास बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं कि आप इसी एक पाथ से निकलते हैं एंड देन आप बुलंदियों पर जा रहे होते हैं। ज़बरदस्त अबू बकर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। आपके लिए बेस्ट विशेज़, और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त दुनिया में ई गेमिंग के उफक पर छा रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हो, चाहे वो कमेंट्री कर रहे हो, और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। लड़कों का रुझान पॉजिटिव है इस तरफ, जो समझते हैं कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करके हम को अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।